Namaskar students. Today we will start class 10th biology chapter 15 our environment. ये NCERT के अकॉर्डिंग 15 का चैप्टर है और बायोलॉजी का चैप्टर आता है। तो हम आज इस चैप्टर को डील करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए बड़े ध्यान से सुने और अच्छी तरह से नोट्स बनाएं स्टूडेंट्स। तो वन बाय वन वी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, फिर टाइप्स ऑफ पेस्ट, इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, फ्लो ऑफ एनर्जी, 10% लोग भी कहते हैं इसको। उसके बाद है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड ओजोन लेयर। इन सभी टॉपिक्स को हम इन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन। एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। एनवायरनमेंट्स क्या है? हम देखते हैं कि इस एनवायरनमेंट हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट हो या बायोटिक कंपोनेंट्स हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग्स हो, इन सभी चीज़ों को मिला करके हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो हमारे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जैसे मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ और मेरे चारों तरफ जो भी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट बोलते हैं। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, तो ये इसका एक एनवायरनमेंट का फॉर्म है कि जैसे किस तरह से एनवायरनमेंट बनता है। तो डेफिनेशन, एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अब इस एनवायरनमेंट में हम देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे वेस्ट के रूप में हम उनको काउंट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेस्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट। इस एनवायरनमेंट में 2 टाइप्स के वेस्ट को हम डिस्कस करेंगे। एक है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। बायोडिग्रेडेबल, बायो मीन्स लिविंग, यानी those substances which are broken down by biological process is called biodegradable substances. These substances are decomposed by bacteria, fungi and microorganism, जैसे कि फूड वेस्ट, ट्री लीव्स, काऊ डंग, पेपर वुड, क्लॉथ्स। जो भी चीज़ें हम, ऐसी चीज़ें जैसे काऊ डंग हो गया, ट्री लीव्स हो गया, जिसको हम बाहर फेंकते हैं, वो बैक्टीरिया या फंजाई के द्वारा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज हो जाता है और एक मैन्योर बन जाता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा रहता है, सॉइल को फर्टिलाइज इंप्रूव करता है। दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स दो सब्सटेंसेस विच आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जिनको बैक्टीरिया, फंजाई या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की सारी चीज़ें हो गई, पॉलीथीन हो गई, ये सारी चीज़ें डिकम्पोज नहीं होती और एनवायरनमेंट को हार्मफुल है, तो इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। तो सब्सटेंसेस विच आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, दीज सब्सटेंसेस आर नॉट डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज आर पोल्यूटेंट फॉर इन्वायरमेंट। ये पोल्यूटेंट है, एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल हैं, जैसे पॉलीथीन, डीडीटी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? सबसे पहले इसको डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर जो भी है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं, इसके अंदर उसको अपन बायोस्फीयर कहते हैं। तो इस बायोस्फीयर के एक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है, उसको अपन बोलते हैं इकोसिस्टम, जिसके अंदर बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट ईच अदर। यानी ऐसी जगह जहाँ पर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स मिलकर रहे, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहे, उसको अपन इकोसिस्टम बोलते हैं। और फर्स्ट टाइम इकोसिस्टम वाज गिवन बाय A.G. टेंसले इन 1935। इकोसिस्टम सबसे पहले किसने वर्ड दिया था? A.G. टेंसले ने 1935 में। तो इकोसिस्टम, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल इकोसिस्टम, इट मीन्स
सेल्फ स्टेबलाइज इकोसिस्टम इन नेचर इज कॉल्ड नेचुरल इकोसिस्टम, यानी फॉरेस्ट, रिवर, पॉन्ड्स, ऐसा इकोसिस्टम जो नेचर ने बनाया है। जैसे एक फॉरेस्ट है जिसके अंदर कितने ही प्लांट्स हैं, कितने ही एनिमल्स हैं, सोइल है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक नेचुरल इकोसिस्टम हो गया। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मीन्स मैन मेड इकोसिस्टम, यानी व्हेन इकोसिस्टम इज मेड बाय और मेंटेन बाय मैन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जैसे गार्डन, एक्वेरियम, जू, क्रॉप फील्ड। आप देखिए गार्डन है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर है, पर ये किसी मैन मेड के द्वारा बनाया हुआ है। इसका मेंटेनेंस कौन करता है? मैन मेड के द्वारा। जैसे जू देख रहे हैं आप, इसमें डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैं, लेकिन ये जू जो डिफरेंट एनिमल्स हैं ये किसी ना किसी मैन के द्वारा बनाया गया है। और आप इधर एक्वेरियम देख रहे हैं, इसमें फिश हैं, डिफरेंट कलरफुल फिश हैं। तो ये एक जहाँ पर ये फिश इस वाटर में आराम से सर्वाइव करती है, बट ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। अब कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। 2 ही कंपोनेंट्स में इम्पोर्टेंट है, वो है बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से आप डायग्राम में देख रहे हैं? विंड है, सनलाइट है, सॉइल है, वाटर है, टेम्परेचर हैं, एटमॉस्फेयर हैं, ये सारी चीज़ें एबायोटिक कंपोनेंट्स होती है। और बायोटिक कंपोनेंट्स में देख लीजिए आप, जैसे ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स हैं। बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो सारे ही क्या हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे वाटर, सॉइल, एयर, लाइट, ये सारी चीज़ें क्या है? एक बायोटिक कंपोनेंट है। और ये आपस में इंटरेक्ट है। जैसे मैं एनिमल हूँ, अब मान लो सॉइल पे डिपेंड करता हूँ, या प्लांट है वो सॉइल पे डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, सनलाइट पे डिपेंड करती है, वाटर पे हम डिपेंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपस में मिल करके हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट मिल करके सर्वाइव करते हैं आपस में, इसीलिए ये और इकोसिस्टम बनाते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, इंसेक्ट, ये सारी चीज़ें। और एबायोटिक कंपोनेंट्स दे आर नॉन लिविंग फैक्टर्स, जैसे वाटर, एयर, रॉक्स, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक और यानी एबायोटिक कंपोनेंट मीन्स नॉन लिविंग, यानी और बायोटिक कंपोनेंट मीन्स लिविंग। तो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स बोथ टुगेदर कॉल्ड ए पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम, एक इकोनिक्स में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, तो हम उनको किस कैटेगरी में डिवाइड करें? तो हम कह सकते हैं कि इस इकोसिस्टम में कुछ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं, इसलिए अपन इनको प्रोड्यूसर बोल सकते हैं। दूसरे हो गए कंज्यूमर मीन्स जो इन प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं, जैसे हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, टॉप कार्निवोर्स हैं, हम सभी इन्हीं के ऊपर, इस प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड होते हैं। और डीकम्पोजर मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अर्थवॉर्म है, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इस कंज्यूमर को डेड होने के बाद डीकम्पोज कर देते हैं। तो ये एक चेन बनी हुई है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? फूड चेन। फूड चेन में मतलब क्या होता है? एक दूसरे से, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है। जैसे इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। In the sequence, one organism eats the other organism and the same is eaten by some other organism. यानी ऐसी चीज़ जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है या खाता है और वो खुद किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा खा लिया जाता है, तो एक चेन बनी हुई है, इसको अपन फूड चेन कहते हैं। जैसे एक ग्रास है, ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रास होपर को कौन खा रहा है? बर्ड को किसने खा लिया? स्नेक को किसने खा लिया? ओल ने। ओल के किसने खा लिया? डिकम्पोज हो गई। तो इस तरह से ये एक सीक्वेंस चलती है, एक चेन चलती है, जिसको अपन फूड चेन कहते हैं। अब डायग्राम ऑफ फूड चेन देखो आप, जैसे फ्लावर है प्रोड्यूसर, इसको कैटरपिलर ने कंज्यूम कर लिया, कैटरपिलर को कंज्यूम कर लिया फ्रॉग ने, फ्रॉग को कंज्यूम कर लिया स्नेक ने, स्नेक को कंज्यूम कर लिया
ऑल ने। तो इस तरह से एक फूड चेन चलती है। फूड चेन एक्सप्लेनेशन। ए फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। एक फूड चेन के अंदर एक प्रोड्यूसर होगा जो कि प्रोड्यूस करता है, यानी वो ग्रीन प्लांट है, और कंज्यूमर होते हैं वो प्रोड्यूसर को ईट करते हैं, और डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो कंज्यूमर को डिकम्पोज कर देते हैं। ओके, ईच स्टेप ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड इट्स ट्रॉपिक लेवल। तो जो ये फूड जो स्टेप होती है इसको अपन ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। जैसे प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, प्रोड्यूसर के ऊपर कंज्यूमर सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो गया, कंज्यूमर के ऊपर टॉप कंज्यूमर सेकंड, या डिकम्पोजर्स वो फिर थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गया, ऐसे। एंड यूजली ए फूड चेन कंसिस्ट 4-5 ट्रॉपिक लेवल बिकॉज आफ्टर दैट एनर्जी अवेलेबिलिटी इज ऑलमोस्ट नील। किसी भी फूड चेन में 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल ही होते हैं। जैसे आप यहाँ डायग्राम देखिए, नीचे आपको प्रोड्यूसर दिख रहे हैं, ये ये हो गया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। इनके ऊपर आपको ये प्राइमरी कंज्यूमर दिख रहे हैं, इनको आप सेकंड ट्रॉपिक लेवल बोल दो। उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर्स दिख रहे हैं, इनको थर्ड ट्रॉपिक लेवल बोल दीजिए। इनके ऊपर आपको दिख रहे हैं टर्सरी कंज्यूमर्स, इनको आप फोर्थ ट्रॉपिक लेवल बोल दीजिए। तो जो ये डायग्राम दिख रहा है एक ट्राइंगल जैसा, इस डायग्राम को अपन पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिरामिड। पिरामिड, इसका नंबर का पिरामिड बोलते हैं, यानी जितनी ज़्यादा प्रोड्यूसर होंगे उससे कम होंगे प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर से कम होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर से कम होंगे टॉप कंज्यूमर। तभी तो एनर्जी मिल पाएगी। अगर प्रोड्यूसर कम हुए और उनको खाने वाले हर्बीवोर्स ज़्यादा हुए तो कहाँ से एनर्जी मिल पाएगी, कहाँ से उनको उनका फूड मिल पाएगा। तो प्रोड्यूसर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम होते हैं, और प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर और नंबर में कम होते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले टर्सरी कंज्यूमर के नंबर और कम होते हैं। तो इसको फूड चेन जो ये है, इसको पिरामिड ऑफ फूड चेन कहते हैं। अब टेरेस्ट्रियल फूड चेन, यानी इस लैंड पर जो फूड चेन है उसका अपन डायग्राम देखते हैं। देखो, ग्रीन प्लांट है, उसको डियर ने खा लिया, डियर को किसने खा लिया? लायन ने खा लिया। जैसे ग्रास है, ग्रास को कौन खा गया? ग्रास होपर खा गया। ग्रास होपर को कौन खा गया? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खा गया? हॉक। हॉक को कौन खा गया? स्नेक। इस तरह से एक सिस्टम चलता है, इसको टेरेस्ट्रियल फूड चेन बोलते हैं। और एक्वेटिक फूड चेन की बात करें तो जैसे एक आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो स्मॉल जू प्लैंकटन होते हैं, उनको स्मॉल फिश खा जाती है, स्मॉल फिश को लार्ज फिश खा जाती है। इस तरह से देखो, आप फाइटोप्लैंकटन को देखिए, इनको खा रहा है जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन को खा गई फिश, फिश को स्मॉल फिश जैसे खा गई, स्मॉल फिश को ये लार्ज फिश खा गई। तो इस तरह से एक्वेटिक फूड चेन, एक रिवर में या एक लेक में आप इस तरह की फूड चेन देख सकते हैं। लेकिन फूड चेन के साथ साथ हम ये कहते हैं कि एक ट्रॉपिक लेवल को दूसरा ट्रॉपिक लेवल, जैसे हम कहते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को दूसरा ट्रॉपिक लेवल, एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को वही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करेगा। एक ऑर्गेनिज्म को एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म भी कंज्यूम कर सकते हैं या उनको खा सकते हैं। जैसे आप देख, तो इस तरह से एक नेटवर्क बन जाता है, तो उसको अपन फूड चेन नहीं बोल करके फूड वेब बोलते हैं। जैसे इट इज़ डिफाइंड एज इंटरकनेक्टेड फूड चेन इन दिस ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म। यानी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जाता है तो उसको अपन फूड वेब बोलते हैं, नेटवर्क बन जाता है। जैसे आप देखिए, मान लो कॉर्न है, उसको ग्रास होपर खा रहा है, ग्रास होपर को फ्रॉग भी खा सकता है, रेट भी खा सकता है। फ्रॉग को पाइथन भी इधर खा सकता है, और फ्रॉग को जैसे कोई दूसरा डेंजर एनिमल भी खा सकता है। जैसे वुल्फ को स्नेक भी इधर खा सकता है, और स्नेक को इधर ईगल भी खा सकती है। तो इस तरह से एक नेटवर्क बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि यही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जाएगा। तो फूड चेन जब इंटरकनेक्टेड हो जाती है तो उसको फूड वेब कहते हैं। अब लिंडमैन 10% लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान से देखें। लिंडमैन नाम के साइंटिस्ट ने यह समझाया कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल को जब कोई ऑर्गेनिज्म खाता है तो उसमें केवल 10% एनर्जी ही उसमें सप्लाई होती है। नेक्स्ट एनर्जी
एनवायरनमेंट में चली जाती है। जैसे अकॉर्डिंग टू इट्स द एनर्जी दैट गेट ट्रांसफर्ड एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज ओनली 10% ऑफ द अवेलेबल एनर्जी। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में केवल 10% एनर्जी ही जाती है, बाकी की एनर्जी एनवायरनमेंट में चली जाती है। जैसे ग्रास को डियर खाएगा तो ग्रास की 10% एनर्जी डियर में जाएगी। डियर को फिर लोयन खा रहा है तो लोयन को 10% एनर्जी मिलेगी। जैसे आप एक न्यूमेरिकल देखें, मान लो ग्रास के पास 1000 किलो जूल एनर्जी है तो डियर को कितना मिलेगा 10%, 1000 का 10% कितना हुआ 100 किलो जूल। और डियर के पास अगर 100 किलो जूल एनर्जी है तो लोयन को कितना मिलेगा 10 किलो जूल। बस इसका 10% निकाल सकते हैं आप। 10% लो ऑफ एनर्जी फ्लो देखिए आप, जैसे प्रोड्यूसर है उसके पास 1000 था तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितना रह गया 10,000 का कितना रह गया 1000 रह गया। ऊपर 1000 का वापस 10% कितना हो गया 100 का वापस ऊपर 10% कितना रह गया 10। इस तरह से प्रोड्यूसर एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का जो कंज्यूमशन है वो केवल 10% ही होता है। यानी आप अगर ग्रास के पास, अगर डियर के पास, अगर आपको एग्जाम में सब पूछ लिया जाए कि एक डियर में 100 किलो जूल एनर्जी है और लोयन उसको खा गया तो उसमें कितनी % एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, तो 100 का 10% कितना हुआ 10, तो 10 एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, 10 किलो जूल एनर्जी ट्रांसफ़र हुई। किलो जूल उसकी यूनिट है। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह से देखें इस न्यूमेरिकल को। अब आता है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब सबसे पहले इसको डेफिनेशन देखते हैं अपन। इट इज़ डिफाइंड एज इंक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ सम हार्मफुल सब्सटेंसेज एट ट्रॉपिक लेवल। यानी जब कभी कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। जैसे मान लो पानी के अंदर कुछ, हमने किसी रिवर के अंदर कुछ हार्मफुल एसिड डाल दिया, वो फिश की बॉडी में चला गया और फिश को कंज्यूम किया, मान लो किसी ह्यूमन बीइंग ने फिश को कंज्यूम कर लिया तो वो वो हार्मफुल केमिकल उस ह्यूमन बीइंग के बॉडी में चला गया। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। जैसे मान लो हमने किसी खेत में बहुत सारा पेस्टिसाइड डाल दिया, किसी फील्ड में, किसी एग्रीकल्चर फील्ड में हमने बहुत सारा पेस्टिसाइड यूज़ किया और वो पेस्टिसाइड क्या हुआ प्लांट्स में, प्लांट्स के द्वारा कहाँ आया, हमारी बॉडी में आ गया। तो कभी कभी ऐसे इसको अपन क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। समटाइम दीज हार्मफुल केमिकल में इंटर इनटू फूड चेन, और ये फूड चेन के द्वारा चलते रहते हैं एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर। इट इज़ सरप्राइजिंग टू नोट दैट एट ईच स्टेप द कंसंट्रेशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, और परसेंटेज बढ़ते रहता है इनका। जैसे एक केमिकल मान लो रिवर में गया, रिवर से फिश में गया, फिश से बड़ी फिश में गया तो बड़ी फिश में उसकी क्वांटिटी और बढ़ जाएगी, और बड़ी फिश से मान लो किसी ह्यूमन बीइंग ने उसको कंज्यूम कर लिया फिश को, तो उस ह्यूमन बीइंग के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ जाएगा। ऐसा हुआ था एक बार जापान के अंदर मिनीमाता नाम की डिजीज़ हो गई थी, तो उसका रीज़न यही था कि लेड जो था वो रिवर में गया, रिवर से क्या हुआ फिश के बॉडी में चला गया, फिश को जिन लोगों ने कंज्यूम किया उनकी बॉडी में वो लेड चला गया, और उसका अंदर जाने के बाद जब उसने इफेक्ट किया बॉडी को तो उनकी बॉडी में इस तरह का लेड के सब्सटेंसेस मिले और देखा कि उनकी बॉडी में इस तरह की डिजीज़ हो गई। तो बाद में जब पता चला तो कि भाई वो पर्टिकुलर उस फिश को खाने से हुई है, और वो फिश उस पर्टिकुलर रिवर में थी या उस लेक में थी, तो उस लेक में देखा कि वो लेड मिला हुआ था। तो उस इंडस्ट्री से आया हुआ लेड उस पर्टिकुलर वाटर में गया और लेक से पूरी फूड चेन में सप्लाई होते होते ह्यूमन बीइंग की बॉडी में पहुंच गया। तो ये है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में हार्मफुल सब्सटेंसेस चलता रहता है। अब हम देखते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में एक ऐसी लेयर है, एक जिसको अपन ओजोन लेयर बोलते हैं। जैसे हम रेनी सीजन में घर से बाहर निकलते हैं तो हम अम्ब्रेला लेके निकलते हैं, ऐसे ही हमारे एनवायरनमेंट की एक अम्ब्रेला है जिसका नाम है ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट इज़ ए मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स, O3। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, और दिस इज़ प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर दैट इज़ ए लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है हमारे एनवायरनमेंट से में स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है, वहाँ पर ये ओजोन लेयर होती है, और वो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को वहीं रोक देती है और हमारी प्रोटेक्शन करती है। एवरी डे हम 16 सितंबर को
ओजोन डे मनाते हैं। अभी 16 सितंबर को ओजोन डे पूरा वर्ल्ड में मनाया जाता है। जैसे ओजोन का फॉर्मूला देखिए, जैसे ऑक्सीजन है, क्या होता है, ऑक्सीजन जब ब्रेक डाउन होती है तो O+O में कन्वर्ट हो जाती है, फिर ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स वापस ऑक्सीजन से जुड़ता है तो O3 बन जाता है। O3 क्या हो गया, ओजोन। तो ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एज इट डज नॉट अलाउ अल्ट्रावायलेट रेज टू इंटर अर्थ एटमोस्फेयर दैट इज इंटर इनटू अर्थ में हार्म अस इन मैनी वेज। तो ये ओजोन जो होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है और इसको अर्थ तक आने पे रोकती है, ताकि बहुत सारी डिजीज़ से, बहुत सारे हार्मफुल एक्टिविटीज से हम बच सकें। जैसे दे कैन रेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, अगर ओजोन नहीं होगी तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और उससे ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन हो जाएगी और स्किन और आई कैंसर जैसी डिजीज़ हो सकती है। ओजोन डिप्लीशन का मेन कारण क्या हुआ कि द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर बाय एयर पोल्यूशन इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन। ओजोन की लेयर में हम एटमॉस्फेयर में इतनी सारी चीज़ें, एवरीडे लाइफ में हम इतनी सारी पोल्यूटेंट की चीज़ें यूज़ करते हैं, जितना भी ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इंडस्ट्री से निकलने वाला ये जितना भी पोल्यूटेंट हैं, ये सारा एनवायरनमेंट में जाता है। उसकी वजह से ओजोन में होल हो रहा है, ओजोन में एक छेद हो रहा है और उस छेद की वजह से सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ तक आ जाएगी और उससे भविष्य में, फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर दिस सम सिंथेटिक केमिकल्स आर रेस्पॉन्सिबल लाइक CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन डिप्लीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मतलब हमारे एवरीडे लाइफ में जैसे हम फ्रिज यूज़ करते हैं, AC यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर्स या इंडस्ट्रीज़ हैं, उससे CFC गैस निकलती है और वो एनवायरनमेंट में जाती है और उस एनवायरनमेंट में जाने के बाद वो वहाँ क्या करती है, ओजोन लेयर में होल करती है और उससे क्या होगा, सन की अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ तक आ जाएगी तो उससे ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन बढ़ेगी, स्किन कैंसर जैसी डिजीज़ हो जाएगी। इसलिए हमें अगर इस ओजोन लेयर को हम प्रोटेक्ट करेंगे तभी हम सेफ रह पाएंगे। ओजोन डिप्लीशन आप देख रहे हैं, ओजोन लेयर ये देखिए, सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है, अर्थ तक नहीं आ पाती है, लेकिन अगर होल हो गया तो ये अर्थ तक आ जाएगी और हमें बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है। इसको रोकने के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 1987 के अंदर, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ जिसका पर्पज़ ये था कि वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ मिलकर ये डिसीजन लें कि हमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है। जैसे इट इज़ एग्रीमेंट मेड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट नेशन टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ CFC एंड मेक यूज़ ऑफ सम अल्टरनेटिव सोर्स। वर्ल्ड के सभी कंट्री ने मिलकर ऐसा सोचा कि हम CFC के प्रोडक्शन को कैसे कम करें, हार्मफुल पोल्यूटेंट को कैसे कम रिलीज़ करें, जिससे ओजोन लेयर सेफ रहे। और इट वाज डन इन 1987 इन ब्राज़ील के अंदर ये मीटिंग हुई थी और जिसका पर्पज़ ये था कि CFC के प्रोडक्शन को रोकें, हार्मफुल गैसेस के प्रोडक्शन को कम से कम रोकें, कम से कम रिलीज़ हो एनवायरनमेंट में, जिससे ओजोन लेयर डिप्लीशन होने से बचें। और ओजोन लेयर अगर सेफ रहेगी तो अर्थ पर ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन नहीं होगी, स्किन कैंसर नहीं होगी और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा और हम सेफ रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब लास्ट में हम देखते हैं गार्बेज। आज हमारी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट, हम सब साफ से सुथरा रहना चाहते हैं, हम सब क्लीननेस को लाइक करते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट को, क्लीननेस को कोई लाइक नहीं कर रहा है। तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हम हमारे घर को साफ़ रखते हैं वैसे ही हमें एनवायरनमेंट को भी साफ़ रखना होगा। तो आप यहाँ देखिए, गार्बेज जो कचरा है, इट इज़ रिफ्यूज ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फूड अलोंग विथ अदर डोमेस्टिक वेस्ट। जो भी हमारा डोमेस्टिक वेस्ट हैं, चाहे वो फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, उसको हम गार्बेज के रूप में घर से डिस्कार्ड कर देते हैं, हमारे होम से बाहर फेंक देते हैं। तो दीज आर कंसिडर्ड एज वेस्ट एंड देयर आर सर्टेन मेथड्स फॉर डिस्पोजिंग द वेस्ट इन राइट वे। तो उस कचरे को हम सही तरह से यूज़ कर सकते हैं। हमने कहा ना, जो वेजिटेबल का कचरा है उसको हम अगर प्रॉपर लैंडफिल्स कर दें या डिकम्पोज कर दें तो उससे मैन्योर बन सकता है और वो मैन्योर हमारे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स या एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा सकता है। तो हमारा घर से निकलने वाला जो कचरा है उसको हम प्रॉपर तरीके से
ड्रेनेज करें और एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो लैंडफिल्स हैं, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट एंड मैन्योर है, बर्न एट हाई टेम्परेचर हैं। इस तरह से हम हमारे गार्बेज को एनवायरनमेंट में इस तरह से करके हम एनवायरनमेंट को गार्बेज से बचा सकते हैं। और मैंने कहा ना, बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें हैं वो वापस डिकम्पोज होकर के सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती है, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं उनको भी हम रोकने की कोशिश करें। जैसे पॉलीथीन है तो उसका रीयूज़ करें, रिसाइकिल हैं और रिड्यूस करें, उनको कम से कम क्वांटिटी में यूज़ करके हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर में हमने देखिए गार्बेज कितना आप देख रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमने आज बहुत सारी चीज़ें देखी और बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। और बोर्ड में भी इसमें से 10 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे लिंडमैन का 10% लॉ है, डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या है, ये क्वेश्चन आता है। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या है, फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, तो ओजोन लेयर डेप्लीसेशन के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल हैं। इस तरह से इसमें सारे ही पॉइंट बड़े ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप 2 बार ध्यान से सुने स्टूडेंट्स, और उसके बाद नोट्स बना लें और अच्छी तरह से आप इस चैप्टर को तैयार करें। तो ओके स्टूडेंट्स, और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव नाइस डे।